आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं या जो भी डिबेट्स होते हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। अगर यहाँ पे कोई वक्ता आता है या बाहर से जो भी लोग आते हैं, वो जब अपनी बातें रखते हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें पूरी तरह से हमारा जो सच है, वो नहीं दिखाया जाता है। इवन एक ख़ास तरह का एजेंडा दिखाया जाता है। फिर सोशल मीडिया आती हैं और सोशल मीडिया में ऐसे तमाम तरह के चैनल खुलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बहुतायत उन्हीं लोगों की होती हैं, जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया में कब्ज़ा है या जिनका वहाँ वहाँ पे पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ भी कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, तो लिमिटेशन होने के कारण वो भी सोशल मीडिया में आ जाते हैं बाकी के लोग। अब वो अपने चीज़ें बताते हैं, लोगों को सुनाते हैं और बहुत सारे वो अपना चैनल खड़ा कर लेते हैं। पब्लिक भी बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है, क्योंकि पब्लिक को तो न्यूज़ देखना है, उनको जानकारियाँ चाहिए। तो ऐसे बहुत से चैनल हैं जो अभी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गए हैं और उनको काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। दे तो अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब लोग पसंद करने लगते हैं ऐसे चैनल्स को, तो ये चैनल फिर वही बात आ जाती है कि भारत में जाति जो है वो जाति नहीं है। आप कोई भी काम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर आपकी जाति जो है, आपके जाति के आधारित एजेंडा है, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग आपको सिखाते आए हैं, वो एजेंडा जाता नहीं है। कहीं न कहीं झलक जाता है। तो एक महोदय हैं, आप लोग नाम जानते हैं, ललन टॉप, और इनका चैनल भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि ये तमाम तरह के न्यूज़ दिखाते हैं। कुछ लोग जो राइट विंग हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि राइट विंग का या राइट विंग रिलीजियस चीज़ों को उनका अपना अलग एजेंडा होता है और इनको वामपंथी कह के इनको खारिज किया जाता है। कुछ लोग इनको बीच में रखते हैं कि नहीं-नहीं, ये थोड़ा सेंटर की बात करते हैं, प्रॉपर कम्युनिस्ट भी नहीं है। पर ये राइट, लेफ्ट या सेंटर कुछ भी कह लें, मेन काम क्या है कि भारत का इतिहास जो है उसको सही रूप से प्रेज़ेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब आप एक बड़े चैनल पे होते हो, बड़े एक स्ट्रीम पे होते हो और जब आप उस चीज़ को दिखाते हो, लोगों के सामने प्रेज़ेंट करते हो, तो ओवरऑल कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलत मैसेज दे रहे हो। अभी इन्होंने, इनकी कहानी क्या है, इनके जो एंकर हैं, वो हैं कोई द्विवेदी करके हैं और एक कोई इतिहासकार पकड़ के लाए थे, वो शर्मा करके थी। तो द्विवेदी और शर्मा दोनों मिल के और पूरा कहानी सुना रहे थे इतिहास की। उसमें जो भारत का जो गौरव है, जो एम्पायर था, सम्राट अशोक का जो एम्पायर था, उनके बारे में तरह-तरह की कहानियाँ शुरू कर दी इनने। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है, हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितना सच बोल रहे थे, क्योंकि जब ये वीडियोज़ वायरल होती हैं, जब ये वीडियो लोग 3 लाख 4 लाख लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, आगे वो मिलियंस में देखे जाने हैं, तो अब हमें ये लोगों में क्या मैसेज दे रहे हैं ये जो तो जानना पड़ेगा ना। उसमें बताया जा रहा है कि वो इतिहासकार हैं। आइए समय ना गँवाते हुए हम लोग सीधे शुरू करते हैं कि उन लोगों ने क्या-क्या क्लेम किए हैं हमारे बहुजन नायकों के ऊपर और वो कितने सही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों ब्राह्मण होने के कारण अपना ब्राह्मणवादी जो एजेंडा है, उससे दूर नहीं हट पाए हों? ये भी तो हो सकता है, या हो सकता है कि वो सच्चाई तो नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग उनकी बातों को सुनेंगे और सुनकर कितनी सच्चाई है वो जानने का प्रयास करेंगे और तब जाकर ये पता चल पाएगा कि वो कितनी चीज़ें हैं, कितनी सच्चाई है उनमें। चलें, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इनका क्या कहना था वो थोड़ा-सा हम लोग सुनते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल क्या बताना चाहते हैं तो ये और लोग। ये जो रिकॉर्डिंग का ट्रेडिशन आया है कि मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को साथियों एक बात बता दूँ कि जो भी भारत में जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कब्ज़ा है, चाहे एजुकेशन का फ़ील्ड हो या कोई भी फ़ील्ड हो, यहाँ पे कब्ज़ा ब्राह्मणिकल सिस्टम का रहा है। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम का ये ट्रेडिशन रहा है कि वो पूरी सच कभी नहीं बताते हैं। चाहे चूँकि महिलाओं को तो पढ़ने नहीं दिया, अब जब लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं, तो उनके पास कुछ नया खोजने को होता नहीं है, क्योंकि जो जिनके अंडर में वो पीएचडी करती हैं या जिनके अंडर में वो काम करती हैं या मास्टर्स करती हैं, तो वो लोग जो ज्ञान देते हैं, वही अल्टीमेटली उनके पास सोर्स होता है, उसी से सीखती हैं। तो यहाँ पे ये शर्मा जो मोहतरमा हैं, ये अपनी बातें रख रही हैं और ये अभी बताएँगी कि इनका एक्सपर्टीज़ क्या है या किस पर ये कहने वाली हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ध्यान दिला दूँ कि ये लोग हमेशा क्या करते हैं, ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं और बिल्कुल सही लोगों को प्रतीत हो, जो लोग इनको आड़े हाथों लेंगे, उनको भी सही प्रतीत हो, उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें उनके सपोर्ट में बोलते हैं कि वो लोग उनके फैन हो जाएँ और फिर उसमें अपना धीरे से एजेंडा चला देते हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अभी इनकी अपनी एक्सपर्टीज़ बताएँगे, ये किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और फिर आगे अपनी कुछ बात रखेंगी सपोर्ट में, ताकि लोग भ्रमित हो, वो ज़रा सुने ध्यान से।
मेरी ही एक्सपर्टीज मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में है। बुद्धिस्ट तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि मेडिवल जो इंडियन हिस्ट्री है उनमें इनकी एक्सपर्टीज है। तो मेडिवल जो हिस्ट्री होती है आप सबको पता है कि वो एंशिएंट हिस्ट्री नहीं होती है, मेडिवल होती है। लेकिन सम्राट अशोक हो गए या बुद्धा हो गए, तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो मेडिवल में नहीं आता है, वो एंशिएंट में आता है। तो एक्सपर्टीज इनकी मेडिवल में है। और ये यहाँ पे ज्ञान किस चीज में दे रही हैं? सम्राट अशोक पे दे रही हैं। चलो अच्छी बात है, हम इसमें कोई हमें कोताही नहीं है कि ये अपने को इतिहासकार भी कहती हैं या जो एंकर हैं वो भी इनको इतिहासकार बोल रहे हैं। तो चले, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, आप किसी चीज के भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ रिसर्च किया है, अलग से किया है, और तब जाकर आप अपनी बातों को रख रहे हैं, तो भाई अच्छी बात है। हम लोग सुनेंगे, जानने के प्रयास करेंगे कि क्या आपका क्या रिसर्च है। आइए सुनते हैं। पहले ये क्या करेंगे कि कुछ सपोर्टिंग बातें बताएंगी बुद्धिज्म से रिलेटेड। सुन लीजिए, सुनिए पहले। के पास डॉक्यूमेंटेशन का बहुत पुरानी हिस्ट्री है। शैविज्म भी बहुत रहा है लेकिन उस एरिया में। हाँ, पर बुद्धिज्म बहुत ज्यादा रहा। तो और तो यहाँ आप सुन रहे हैं कि इन्होंने बताया कि बुद्धिज्म के पास हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए या डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये पॉजिटिव बता रही हैं कि उनके पास एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, ये बहुत अच्छा। और ये द्विवेदी जो हैं, जो एंकर हैं, ये क्या कह रहे हैं, नहीं सेविज्म भी, तो ये उसमें सेविज्म घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला जो है वो डटी हुई हैं, क्योंकि वो कह रही है कि नहीं बुद्धिज्म का तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आगे सुनिए अभी इन लोगों की बातों को, ये पॉजिटिव बातें हैं। देखिए, मैं जब भी आलोचना करता हूं तो इनकी पॉजिटिव बातें अभी दिखा रहा हूं, इन्होंने क्या निगेटिव बातें कही है वो भी दिखाऊंगा। अभी सुनिए इनके ध्यान से। संगतियां हुई हैं वहां। हाँ, बहुत ज्यादा। तो और ये जो रिकॉर्डिंग का ट्रेडिशन आया है कि मैं रिकॉर्ड करूंगा कि पहले ये राजा हुए, फिर ये राजा, ये बुद्धिज्म से आया है, काल्हान की राजतरंगिणी में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्होंने कलहन की जो राजतरंगिणी है उसकी भी चर्चा की है, और ये भी कहा है कि बुद्धिज्म से ये रिकॉर्डिंग, इतिहास रिकॉर्ड करने की परंपरा आई है, संगीतियाँ होती हैं। इन्होंने ये भी बताया कि वो पूरा क्षेत्र जो था कश्मीर का, कलहाना का, वो पूरा बुद्धिस्ट एरा था। तो राजतरंगिणी 14वीं सदी में लिखी गई थी, तब तक इनका भी ये मानना है कि पूरा वो बुद्धिज्म का एरा था जहाँ पे वो चीज़ लिखा गया है। तो ये कुछ ये लोग सपोर्ट में बोलते हैं, ये कुछ और भी बातें सपोर्ट में बोलेंगी, जैसे महायान से देवी देवता कहाँ से आए, तो ये बता सकती हैं कि हाँ वो महायान से आए हैं। ये भी मैं सुनाऊंगा आगे। ये कुछ पॉजिटिव बातें बताएंगे, जिससे होता क्या है कि बहुजन वर्ग को लगता है कि हाँ यार, ये तो बड़े अच्छे इतिहासकार लोग हैं। देखो ये हमारा बता रहे हैं कि देखो 14वीं सदी तक तो बुद्धिज्म ही था कश्मीर में, और ये सारा जो है महायान से ही ये देवी देवता इन्होंने चोरी की है, ब्राह्मणों ने अपने देवी देवता बनाए हैं। ये सब भी बातें सुनने को मिलेगी। पर इन सारी बातों से जब आप पूरी तरह से इनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, आई मीन इनसे अटैच्ड हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार, इतिहासकार तो बड़ा अच्छा है, कमाल का इतिहासकार है, और फिर धीरे से ये अपना प्रोपेगेंडा खेल देंगे। क्या प्रोपेगेंडा खेलेंगे, आइए मैं इनका सुनाता हूँ प्रोपेगेंडा क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम तो इतिहासकार है, हमारा भी एक चीज में ही एक्सपर्टीज है ना। देखिए मुझे तो सुन लिया, ये बता दिए कि इनका भी एक ही एक्सपर्टीज है, और एक्सपर्टीज आपने सुन लिया था, इन्होंने बताया था मेडिवल हिस्ट्री में इनका एक्सपर्टीज था। ये इतिहासकार भी अपने को स्वीकार करती हैं। अब जो एंकर दूसरे जो चर्चाकार जो द्विवेदी बैठे हैं, इनका एक्सपर्टीज सुन लीजिए। तो हिस्ट्री आती नहीं, मेरे पास सिर्फ सवाल है। जी बिल्कुल। तो इन्होंने बता दिया कि भाई इनके पास जो है, इनको इतिहास का कोई जानकारी नहीं है, इनके पास सिर्फ सवाल है। मतलब ये तो बच गए यहाँ पे, द्विवेदी तो बच गए भाई। द्विवेदी, आपको कांग्रेचुलेशन भाई। जब मैंने वो अपनी साइंस जर्नी पे जब वीडियो पहली बार डाली थी, तो मुझे लल्लन टॉप बड़ा अच्छा लगा था। वाह क्या बात है यार, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज दिखाता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। मैंने तो इसको फीचर्स चैनल में डाल दिया। फिर बाद में धीरे धीरे मैं नोटिस करना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि इनके जितने भी एंकर हैं, पूरा इनका जो क्लब है, इनका जो न्यूज एंकरिंग है, वहाँ तो सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं। और ब्राह्मण लोग हमें बता रहे हैं, बहुजनों का इतिहास बता रहे हैं, ब्राह्मण ही सब काम कर रहे हैं, ब्राह्मण ही हर चीज़ बता रहे हैं। फिर इन्होंने एक वीडियो बनाई थी डीएनए पर, जिसमें इन्होंने बता दिया था कि आर्यन तो विदेशी हैं। सबको अच्छा लगा, बहुजनों को तो इतना अच्छा लगा कि उसको मिलियंस पर मिलियंस व्यूज आ गए कि भाई देखो, एक ब्राह्मण होके कह रहा है कि भाई ब्राह्मण जो है विदेशी, आर्यन विदेशी है, तो बड़ा व्यूज आ गए। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप पूरी तरह से इनमें फंस जाते हैं, पूरी तरह से इनके खोपचे में आ जाते हैं, तब ये लोग क्या करते हैं कि अपना एजेंडा चलाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि पूरा एक शो चलाते हैं, जिसमें जो भारत के नामचीन लोग हैं उनको बुलाते हैं अपने न्यूज रूम में। अब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक भी बहुजन को इन्होंने नहीं बुलाया है। ये हमारे द्विवेदी जी हैं, एक भी बहुजन को इन्होंने नहीं बुलाया। ये सारे प्रोपेगेंडाबाजों को बुला लेंगे। ये उस प्रोपेगेंडाबाज बिंद्रा को बुला लेंगे, जो दिन रात जो है गीता करते रहता है, अब प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। अब बुद्धिज्म बता रहा था कि कृष्ण से बुद्ध सीख लिए हैं,
अब बुद्धिज़्म गीता से तुलना कर रहा था, अब उसको मैंने एक्सपोज़ भी कर रखा है। उस प्रोपेगेंडाबाज़ को बुला के बैठा लेंगे ये उसको बुला लेंगे, ये जितने भी प्रोपेगेंडाबाज़ ओझवा को बुला लेंगे, जो प्रोफ़ेसर हैं ओझा, यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं। अब बैठे-बैठे जो है बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ लोग होते हैं, 22 प्रतिज्ञा लेने वाले, इससे ये होता है, जो ईश्वर को नहीं मानता बेवकूफ़ होते हैं, लगे अपनी अलग ही कहानी चलाते हैं। बाबा साहब का बीच में वो भी वही करता है, बीच में 1-2 बार बाबा साहब बड़े अच्छे थे करते-करते कभी बुद्ध बड़े अच्छे-अच्छे धीरे से बुद्धिज़्म को ही गाली देना शुरू कर देगा। तो ये वैसे प्रोपेगेंडाबाज़ लोग हैं और ये बंदे जो हैं द्विवेदी महोदय पूरे न्यूज़ एंकर में सारे प्रोपेगेंडाबाज़ों को बुलाया। पर एक भी इतने सारे बहुजन लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बड़े-बड़े जो अपने चैनल्स हैं उन पे भी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, बिना रिसोर्सेज़ के लोग काम कर रहे हैं बहुजन लोग, लेकिन एक भी बहुजन को इन बंदे ने नहीं बुलाया। कि भाई बहुजन लोग, देश के 85% बहुजन लोग, आपका भी तो कोई रिप्रेजेंटेशन, इनकी भी तो बात पहुँचनी चाहिए, उनकी कोई बात ये बंदे ने अपने चैनल से नहीं पहुँचाई। ये अपने चैनल पर बैठ के अपने एंकरिंग करके बता देंगे कि हाँ भाई ब्राह्मण विदेशी है, अब ब्राह्मण भी नहीं आर्य विदेशी है कहेंगे ये, ठीक है? और सारे प्रोपेगेंडाबाज ब्राह्मणों को बुला-बुला के आपने उस पे करके प्रमोट कर लेंगे, भले ही वो कितना बड़ा प्रोपेगेंडाबाज हो। लेकिन यहाँ पे एक भी बहुजन को अपने चैनल पे नहीं बुलाएँगे। वहाँ पे जो भर्ती होती है, जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनका पूरा टीम देखिएगा, परसेंटेज रेशियो देखिएगा कि कितने बहुजनों को इन्होंने जॉब दी है। वहाँ पे दिखेंगे 100 लोग दिखेंगे काम करते हुए, 50-100 लोग दिखेंगे, लेकिन सारे ब्राह्मण लोग होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो शून्य रहता है। रिप्रेजेंटेशन जो है इनका शून्य रहता है। भई आप देखें, अच्छी बात है आप काम कर रहे हैं, हम लोग बुराई नहीं करते हैं। आप कीजिए, काम अच्छा कीजिए, लेकिन बहुजन समाज को भी तो दीजिए रिप्रेजेंटेशन। भई बहुजन का भी रिप्रेजेंटेशन आप ही रिप्रेजेंट कीजिएगा। हैं? उनको 85% बहुजन जो है उनको आप अपने चैनल पर भागीदारी नहीं देंगे। हैं? आप प्रमोट कर रहे हैं प्रोपेगेंडाबाज सारे लोगों को, तो बहुजनों को भी प्रमोट कर देते ना वहाँ पे बुला के। अरे हम नहीं कह रहे हैं कि छोटे-मोटे लोगों का, हम कह रहे हैं बहुजनों के जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो काम कर रहे हैं ज़मीनी लेवल पर, उनको बुला के उनकी बात तो पहुँचाइए समाज में। लेकिन नहीं, ये पहुँचाएँगे, बिंद्रवा की आवाज़ पहुँचवाएँगे ये प्रोपेगेंडाबाज इतना है, भागेश्वर और पता नहीं कितने सब हैं, उन सब की आवाज़ पहुँचाएँगे, लेकिन ये जो हैं बहुजनों की आवाज़ नहीं पहुँचाएँगे। आइए अब मुद्दे पर आ जाते हैं। ये तो मैं थोड़ा-सा इनका बैकग्राउंड बता दिया, दिख गए द्विवेदी जी तो। आइए चलते हैं आगे। शंकर के समय में जी 4 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए, उसमें से एक सोमनाथ में था। सॉरी 14 ज्योतिर्लिंग हुए, जिसमें से एक सोमनाथ में था। ज्योतिर्लिंग वहीं पे होता है जहाँ पे शिवलिंग की पूजा होती है और बहुत मान्य है। जी, बिल्कुल। जैसे एक तो सुन लिया आपने, ये बता रहे हैं कि शंकर के समय में 14 ज्योतिर्लिंग था, 14 ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गए थे। ये मोहतरमा जो हैं बोल रही हैं कि ये मेडिवल हिस्ट्री की एक्सपर्ट हैं और बोल रही हैं कि हाँ, बिल्कुल। अरे भाई, एक सबूत दे दीजिए मुझे, एक सबूत दे दीजिए। आप केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे इनके जितने भी आप जिसको ज्योतिर्लिंग कह रहे हो, उन जाके मूर्तियों को एक बार, उनके जो लिंग हैं, उनको जाके एक बार देख लो। देख के दिखा दो, कह दो कि ये वो शिव के हैं, बता दो। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है साइंस जर्नी पे। उसका वीडियो नंबर 74 में मैंने दिखा रखा है, सारी जितनी भी वहाँ की जो जो दिखाई जा रही है प्रतिमाएँ, वो बौद्धों की हैं वो। वो पूरी तरह से बौद्ध हैं, उसमें बुद्ध दिखेंगे उसमें, और उसको ये ज्योतिर्लिंग कब्ज़ा कर के बैठे हुए हैं। ये बोल रहे हैं ज्योतिर्लिंग है। अरे भैया चलो, उन्होंने तो कह दिया कि उनको इतिहास नहीं आता है, द्विवेदी जी तो बच गए। तो ये मोहतरमा क्या कर रही हैं, बिल्कुल। अरे भैया कौन-सी इतिहासकार हैं आप? वहाँ तो बता दी कि हाँ, बुद्धिज़्म का बड़ा अच्छा हिस्ट्री रिकॉर्ड है, बड़ा अच्छा वो लोग संगीति करते थे, रिकॉर्ड था, वो लोग फँस गए कोपचे में, यहाँ ये चला दिया अपना एजेंडा कि शंकर ने ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। अरे भाई, जब शंकर ने शैव मत चलाया तो शिव की स्थापना करता ना। हैं? ज्योति की लिंग चलाने की वहाँ पे स्थापित करने की क्या ज़रूरत थी? और वो भी लिंग जो बुद्ध की, जहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ दिख रही हैं, वो लिंग हो गया, हैं? ज्योतिर्लिंग हो गया। कमाल के भाई लोग ये इतिहासकार हैं। आगे सुनिए। एक उज्जैन में महाकाल है, केदारनाथ है। सोमनाथ के मंदिर को अभीरों ने भी लूटा है। अभीर जो थे गोवा में, हाँ? गुजरात में बंजारे थे। अभीर जो थे, क्योंकि उनका जो जॉब है उसमें कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अधिकांश मंदिरों को लूटा करते थे। उन्होंने अरे कमाल की बात जानकारी दे दी इतिहासकार मोहतरमा ने। अरे आभीर भाई लोग हमारे, देख लीजिए, सुन लीजिए। ये मोहतरमा बता रही हैं कि आभीर जो हैं वो मंदिरों को लूटा करते थे। उनके पास कोई जॉब का परमानेंट सोर्स नहीं था। कमाल हो गया ये तो। बताइए, इतना बड़ा कमाल किसी ने सुना है? अभी रामायण में ये लोग गाली दे रहे थे, कह रहे थे उससे, राम से, समुंदर ब्राह्मण बन के आता है, कह रहा है उससे कि भाई अभीर रहते हैं उधर राजस्थान वगैरह में, उसी साइड में, बोला हमारे उत्तर में रहते हैं, मार दो उसको।
मार दिया राम तीर मार के उठा के, ऐसे ही, मतलब कोई वेरिफिकेशन नहीं, बस उठाया तीर मार दिया। उसको पता नहीं था, राम को पहले से पता ही नहीं था। रामायण में लिखता है 22वां सर्ग है, पढ़ लीजिए, 22वां 18 से लेकर 22वां 23वां सर्ग तक जाता है युद्ध कांड में। उसमें राम उतारता है, तीर उठाया रहता है, इसको मारने के लिए ब्राह्मण को, ब्राह्मण मोड़ देता है दिशा और राम मार देता है। इतना चतुर चालाक है, रेगिस्तान बना देता है। उसमें भी आभीरों को ही मारने की बात आई है। और यहाँ पे ये मोहतरमा बता रही हैं कि आभीरों के पास कोई अपना परमानेंट कमाने का कोई रिसोर्स नहीं था, तो वो मंदिरों को लूटा करते थे और सोमनाथ को लूट लिए थे भाई। अब बताइए आभीर महोदय लोग, आपको तो, आप तो आजकल राम मंदिर, आपको कृष्ण का पकड़ा दिया गया है कि कृष्ण मंदिर ये वो, और इतिहासकार मोहतरमा बता रही हैं कि आभीर तो मंदिर को ही लूट लिया करते थे। अरे भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा मतलब वो हो गया। भाई कमेंट करके आप हम लोग बताइए, अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये तो मुझे बड़ा अच्छा एक जानकारी दे दिया इस इतिहासकार मोहतरमा ने, और हमारे सारे आभीर भाइयों लोग को ये सुनना चाहिए। स्ट्रीम थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग सुन सकें, क्योंकि बड़ा अच्छा रिसोर्स है। हमारे आभीर भाई लोग तो आज मंदिर-मंदिर घूम रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, हैं? मंदिर-मंदिर कर रहे हैं। इतिहासकार बता रहे हैं कि भाई ये तो मंदिरों को ही लूट लिया करते थे, उनके पास जॉब नहीं था। हाँ, ब्राह्मणों के पास बड़ा अच्छा जॉब था। बाकियों से लूट-लूट के मंदिर में वो सोना इकट्ठा करते रहो, दूसरों को लूट-लूट के, और बाकियों के पास कोई रिसोर्स नहीं था। तो भाई इस आभीर की ही बात क्यों? मैं तो कह रहा हूँ कि बाकी के जितने भी जो लोग थे, उनके पास क्या कोई रिसोर्स था क्या? इस स्टेटमेंट से ये मतलब क्या निकाला जाए कि क्या आभीर लोग को निठल्ला कहा जा रहा है कि वो काम-काज या कामेरा वर्ग में नहीं आते थे, केवल लूट-पाट करते थे? भाई और भी बहुत सारे वंश परंपरा के लोग होंगे, और भी लोग होंगे, तो वो जिनके पास कोई काम नहीं होगा, वो रिसोर्स नहीं होगा, वो जाके मंदिर ही लूट लेगा। हैं? खैर आगे सुनते हैं, आइए। सोमनाथ के मंदिर को भी लूटा। ये किसने लिखा है? ये हमारे पास सोर्स मौजूद है एज एन इंस्क्रिप्शन जो जेम्स। तो सुन लिया आपने, इन्होंने बताया कि एक कोई इंस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है जो ये बात बोला है कि आभीरों ने सोमनाथ मंदिर ही लूट लिया था। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रिंस अपने ब्राह्मणी करी तो हमें अशोक के बारे में पता लगा। हाँ, मतलब उसके पहले तो हमें पता ही नहीं था ना कि अशोक नाम का कोई इतना प्रतापी, इतना बड़ा राजा हुआ है। लोग भूल गए थे बिल्कुल। हाँ, देव नाम पिया। तो सुन लिया आपने। अब इतिहासकार मोहतरमा बता रही हैं, और द्विवेदी जी भी बता रहे हैं, हमारे द्विवेदी जी एंकर हैं हमारे, बता रहे हैं कि हम लोग तो सम्राट अशोक को भूल गए थे, हमारे पास सब लोग भूल गए थे, हम इतिहास ही भूल गए थे। ये भी बोल रही हैं कि हम लोग सम्राट अशोक को भूल गए थे, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी पढ़ लिया। ये मोहतरमा हमें बता देती कि ब्राह्मी शब्द आया कहाँ से है। भाई इतिहास में, पाली में ब्र शब्द पाया ही नहीं गया, लिखा ही नहीं जा सकता है। पाली की जो वर्णमाला थी, सम्राट अशोक में कहीं पे ब्र मिलता ही नहीं, ब्राह्मण या ब्राह्मी इस तरह के शब्द ही नहीं मिले। तो ये कहाँ से अनुमान, कहाँ से लगा ली कि वो ब्राह्मी पढ़ डाले? मतलब ये लोग पहले से तय करके रखे थे क्या कि वो जो लिखा हुआ है वो ब्राह्मी है? ये लोग पहले से तय करके रखे थे, लैंग्वेज को डिफाइन करके, और जेम्स प्रिंसेप जैसे पढ़ लिया तैसे ही लोग हल्ला कर दे के ब्राह्मी पढ़ लिया। अरे ब्राह्मण, आप ब्राह्मी काहे नहीं पढ़ पाए? आप अपने ही जो आप अपने ब्रह्मा ब्राह्मण जो बना रखे हैं, वही आप नहीं पढ़ पाए हैं? वो विदेशी आके, जेम्स प्रिंसेप आके पढ़ रहा है। यहाँ देख लीजिए कि इतिहासकार कितने बड़े हमारे चतुर चालाक लोग हैं, कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भाई साहब आप इतिहास, ये कौन सा पता नहीं रिसर्च की है ये मोहतरमा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे मोहतरमा महोदय, आप बता तो दीजिए कि कहाँ से नाम आया ब्राह्मी? जिस लिपि में, जिस इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी पढ़ा, ब्र आया आता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं जा सकता है ब्राह्मी, लिखा ही नहीं है, आपने कैसे पता लगा लिया कि वो ब्राह्मी है? हैं? मान लीजिए कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, तो भारत का ब्राह्मण जो है वो नहीं लैंग्वेज पढ़ पाता था। तो नहीं पढ़ पाता था तो क्या कहेगा उसको कि वो जो है, देखें यहाँ पे शुभम यादव जी कुछ लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं, ये अभीरो यादवों को पहले भी गाली देते थे, आज भी गाली देते हैं। लीजिए, एक आ गया फीडबैक, फीडबैक भी आ गया कि ये रामायण में भी गाली दिए हैं, आज भी यहाँ पे गाली दे रहे हैं, इनकी सदियों से परंपरा रही है गाली देने की। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि हमारे यादव भाई लोग जो हैं, आबिर भाई लोग हैं, वो आप सुधर जाइए, क्यों इनके चक्कर में पड़े हैं? वो पहले भी गाली देता था, आप ही झुक-झुक के जाके मार पैर पे लौट रहे हैं, क्यों? क्यों कर रहे हैं? ये देख लीजिए। अच्छा चलें, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये बड़ा इतिहासकार लोग जो हैं, इतनी ये ज्ञान दे रही हैं, एक्सपर्टीज़ इनको हासिल है, और ये बता नहीं पा रही हैं कि भाई किस आधार पर आपने ब्राह्मी तय किया। अंग्रेज अगर रोमन में लिखते हैं, या मान लेते हैं कि जो लैटिन वगैरह था वहाँ की चीज़ें अगर यूज़ करते थे, तो वो अगर उसको ब्राह्मण नहीं पढ़ पाएगा तो कह देगा कि ब्राह्मी लिपि है। हैं? जिस चीज को पढ़ ही नहीं पा रहा था, दूसरा कोई आके पढ़ा, नामकरण कर दिए ब्राह्मी। भाई एक किताब है ललित विस्तर, ललित विस्तर में नाम आया है बम्भी,
ललित विस्तर को इन लोगों ने क्या कहा कि ये बौद्धों की किताब है। ये ब्राह्मण बता रहा है संस्कृत में लिख के कि ये किताब बौद्धों की है, और बौद्धों ने 64 तरह की लिपि की चर्चा कर दी है, 64 तरह की भाषा की लिपि की चर्चा कर दी है, और उसमें से है बम्भी। तो भाई साहब, जब उसमें बम्भी लिखा हुआ है तो आपने फिर भी ब्राह्मी बना दिया। ये इतिहासकार हैं राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने एक किताब लिखी, ये 1918 में, पहला हिंदी किताब लिखने वाले इतिहासकार हैं, राजस्थान के ही हैं। तो इन्होंने किताब लिखी थी द पालियोग्राफी ऑफ इंडिया, हिंदी में नाम हुआ भारतीय प्राचीन लिपि माला। इन्होंने उसमें लिखा अपनी किताब में कि ललित विस्तर में जो बम्भी लिपि कहा गया है, उसी का नामकरण आगे चल के लोगों ने मिलाकर उसको ब्राह्मी कहना शुरू किया है। अब ये बताइए दोस्तों, 1837 में जब लिपि पढ़ा गया और नामकरण ब्राह्मण कर रहा है, मतलब मनुस्मृति में लिख रखा है ना कि 10 से 12 दिन के बच्चे का नामकरण ब्राह्मण करेगा, किसका कैसे करना है, किसका निंदा युक्त, किसका ब्राह्मण युक्त। तो लिपि मिल गया तो लिपि का भी ब्राह्मण युक्त नाम कर दिया ब्राह्मी। सुन लिया आपने, बौद्धों की किताब से उठा के बम्भी को ब्राह्मी। अरे भैया, धम्म लिपि तो कह ले या बम्भी ही कह ले, बौद्धों का नाम तो ले ले, लेकिन नहीं, ब्राह्मी में। खैर चलें, अब आगे सुनते हैं इनकी कहानी। प्रियदर्शी, जो कि संस्कृत में है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, वो कहीं ना कहीं तो सुन लिया आपने, इन्होंने कह दिया है कि देवान प्रिय प्रियदसी नाम है, और संस्कृत में कहा जाता है देवान प्रिय प्रियदसी। यानी जब संस्कृत में ये लोग खुद ही ट्रांसलेट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रोपेगेंडे को। लिखा गया है पाली पाकित में, मैं फिर से रिपीट करके सुनाता हूँ, दोनों बात बोलेंगी मोहतरमा। ये क्या बोलेंगी कि पाली का भी नाम लेंगी और साइड में संस्कृत में, क्योंकि सम्राट अशोक के जितने इंस्क्रिप्शन मिले या जितने भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो पाली पाकित में लिखे होते हैं, धीरे से उसको ये लोग ट्रांसलेट कर देते हैं संस्कृत में भी, और पब्लिक में भेज देते हैं वही संस्कारित किया हुआ संस्कृत। और पब्लिक में मैसेज क्या फैलाते हैं कि वो जो इंस्क्रिप्शन मिला है ना वो संस्कृत में मिला है जी। बहुत किए हैं ये, डीसी सरकार ने भी अपने में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन का दोनों करके दिखाया है कि ओरिजिनल वाला ये है, असंस्कारित रूप ये है। और ये जितने भी ब्राह्मणों की अभी इंस्क्रिप्शन की जो वो आ रही है, एक कॉपी आ रही है कि कौन कौन से राजा ने, उसमें सब में संस्कारित लिखा हुआ कर देंगे। और उनका जो बच्चा है, काहे ऐसा करते हैं? अरे जब भारत में हिंदी आ चुकी है, जब भारत में इंग्लिश ग्लोबल है, तो उसमें लिखो ना तुम। ये तुम संस्कृत में काहे ट्रांसलेट कर देते हो जी पाली पाकित का? ये इतने बड़े धूर्त खिलाड़ी होते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों नाम लेंगी अभी। हाँ, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, जो कि संस्कृत में है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, वो कहीं ना अब सुन लिया आपने, इन्होंने कह दिया कि संस्कृत में है देवान प्रिय प्रियदर्शी। और मैं साथियों आप लोगों को बार बार मैं डिक्शनरी खोल के भी दिखाया हूँ, इन्होंने अपनी डिक्शनरी में देवान प्रिय को क्या मतलब लिखा है? महामूर्ख लिखा है, बकरा लिखा है, मूढ़ लिखा है। ये उसका निगेटिव अर्थ लिखे हुए हैं संस्कृत में। ये बोली ना कि संस्कृत में ये होता है, संस्कृत के डिक्शनरी में इन लोगों ने उसको मूर्ख बकरा बताया है। आगे सुनिए इनकी कहानी। कई लोग इसको इस लेजेंड से रिलेट करते हैं कि अशोक बड़े गुड लुकिंग नहीं थे, और इसीलिए सुन लिया आपने, कई लोग इसी चीज से रिलेट कर लेते हैं कि वो गुड लुकिंग नहीं थे। तो गुड लुकिंग नहीं थे तो बेवकूफ थे, बकरा थे, मूढ़ थे, जो अपने संस्कृत के डिक्शनरी में लिख दिया कि भाई वो देवानप्रिय मतलब होता है मूर्ख बकरा। ये इन लोगों ने सम्राट अशोक को बदनाम करने के लिए वो डिक्शनरी बनाई दोस्तों। इन्होंने सम्राट अशोक को बदनाम करने के लिए देवानप्रिय का मतलब इन्होंने अपने संस्कृत डिक्शनरी में, चाहे वामन आपटे ही क्यों ना हो और चाहे संस्कृत हिंदी डिक्शनरी वाला ही क्यों ना हो, इन सब ने अपने डिक्शनरी में क्या लिखा कि देवानप्रिय का मतलब होता है मूर्ख होता है, बेवकूफ होता है। ये लिखा क्यों? इनको बदनाम करना था। और क्या कह दिया, इसीलिए कुछ लोग क्या कहते हैं कि गुड लुकिंग नहीं थे। अरे भाई मोहतरमा, आप हमें बता देंगी, इतिहासकार मोहतरमा जी, क्या आप हमें बताएंगे कि सम्राट अशोक का पहली बार नाम कब खोजा गया था? बताएंगी? बताया है इन्होंने। मास्की के अभिलेख में 1915 का इंस्क्रिप्शन है, वहां से खोजा गया, तब पता चला सम्राट अशोक का नाम तो राजा अशोक था। उस इंस्क्रिप्शन में दो दो जगह ये बात मिली कि उनका नाम सम्राट अशोक था। अब तक तो 4 इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं जिनमें उनके नाम राजा अशोक मिल चुका है। और ये बताइए 1915 में पहली बार सम्राट अशोक का नाम मिला, और उससे पहले ये नहीं जानती थी। अब ये क्या, और इन्होंने डिक्शनरी बना ली कि देवानप्रिय का मतलब मूर्ख होता है, भेड़ा होता है। और अब क्या ये बता रहे हैं कि अब वो गुड लुकिंग नहीं थे। समझ रहे हैं? वो गुड लुकिंग नहीं। देख लिया आपने इनका जादू, यहीं बैठे बैठे। अब ये इतनी स्मार्ट है, आप देख लीजिए ये कितनी गुड लुकिंग है। इनको देवानप्रिय कहा जाए, बताइए आप लोग। ये क्या है? ये सम्राट अशोक को बता रही हैं कि वो गुड लुकिंग नहीं थे, क्योंकि देवानप्रिय उन्होंने लिखवा दिया अपने को, देवानप्रिय प्रियदर्शी। आगे सुनिए जरा, इनकी कहानी सुनिए।
उनको फिर जो बिंदुसार थे, उनके जो फादर थे, उन्होंने रूल उनको देने से मना कर दिया क्योंकि बड़े कुरूप थे। और ये सुना आपने, वो बड़े क्रूर थे। उनके पिताजी ने, सम्राट अशोक जी के पिताजी जो हैं बिंदुसार जो हैं, उनको राज देने से मना करते, बड़ा क्रूर थे। ये मोहतरमा इतिहासकार हैं, इतने बड़े लल्लन टॉप जैसे चैनल जो हैं, जो द्विवेदी हैं, जो पहले ही हाथ खड़ा कर दिए कि भाई साहब हमको तो इतिहास नहीं आता है, आप इतिहासकार मोहतरमा ही बोल रहे हैं कि हम तो एक्सपर्टीज हैं, हम तो इतिहासकार हैं, और ये आके यहाँ पे ज्ञान दे रही हैं। मतलब एक ब्राह्मण बैठा है, एक ब्राह्मणी वहां पहुंच गई है, दोनों स्टेज पर बैठ गए हैं, अब बैठ के दुनिया को बता रहे हैं कि सम्राट अशोक जो है वो कुरूप थे, इसीलिए उनके पिताजी जो है उनको राज देने से मना कर दिए। भाई ज्योतिष फेल हो जाएगा यहाँ, समझ रहे हैं, यहाँ ज्योतिष फेल हो जाएगा। ये मोहतरमा जो बता रही हैं, ज्योतिष फेल हो जाएगा। अभी मैं सारे सबूत खोल के दिखाऊंगा, सुन लीजिए, अभी खोल खोल के पूरा सबूत भी दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो बोल रही हैं उस पर मैं आप सिर्फ टिप्पणी करके छोड़ दूंगा, नहीं, खोलूंगा, किताब खोल खोल के दिखाऊंगा कहाँ पे क्या क्या लिखा है, लिखा भी है कि नहीं लिखा है, या ये प्रोपेगेंडा चला रही हैं। सुनिए। और वहां तो लिखा है प्रियदर्शी, तो शायद इसीलिए उन्होंने अपना टाइटल इसलिए रखा प्रियदर्शी। तो सुन लिया आपने, शायद इसीलिए रखा, मतलब वो कुरूप थे इसीलिए रख दिया। मतलब इनको अपना नाम रखना होगा तो ये अपना क्या नाम रखेंगी, आप ही बताइए। मतलब ये अपने को अगर सुंदर मान रही होंगी तो ये अपना नाम क्या रख लेंगी, कुछ ऐसा रख लेंगी, कुबजा, कुबड़ा, कुबड़ी, खुबड़ी, ऐसे कुछ नाम रख लेंगी, क्योंकि ये बड़ी अच्छी सुंदर ये दिख रही है। मतलब अगर ये अपने को खुद को मानती हैं तो ये अपना नाम उल्टा रखेंगी ना, उल्टा रखेंगी। मतलब ये कंसेप्ट दे रही है सम्राट अशोक को कि सम्राट अशोक कुरूप थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम सुंदर रख लिया, इसीलिए। अब बड़ा मुस्कुरा के बता रही है मोहतरम। बताइए, ये हमारे इतिहासकार हैं भारत। मतलब नमन करना चाहिए सभी लोगों को, सब लोगों को नतमस्तक हो जाना चाहिए। ऐसे ऐसे हमारे इतिहासकार लोग बैठे हुए हैं, स्कॉलर लोग हमारे बैठे हुए हैं, बैठ के अब मंच पर इस तरह का इतिहास पढ़ा रहे हैं आपको। अंतर्यामी हो गए हैं, बैठे बैठे यहीं से कह दिए कि उन्होंने नाम ही अपना इसीलिए रखा क्योंकि वो कुरूप। अब इनको मान लीजिए कि ये अपने को कुरूप मान रही होंगी, तब तो ये अपने को नाम बड़ा वो रखेंगी, बड़ा सुंदर वाला नाम रखेंगी। ये कंसेप्ट होता है भाई साहब, हैं? ये मतलब कौन इतिहास जानने का ये कौन सा नजरिया है, बताइए। ये इतिहास को जानने समझने का भारत के ब्राह्मणों का ये नजरिया होता है दोस्तों। मतलब सब लोग इतिहास जानते हैं कि इतिहास खोदा जाए, जमीन से क्या निकला, क्या हमारे पास सबूत मिल रहे हैं, क्या चीजें हैं, उससे पता लगाया जाए। और इन्होंने क्या बना लिया है, कहानी क्या बना लिया कि वो उनके पिता ने मना कर दिया था। भाई इनको पता नहीं कहाँ से पता चल गया, नाम तो पता नहीं था सम्राट अशोक का 1915 तक, जब तक कि उनके खुद का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन नहीं मिल गया। इनको आज सब चीज पता चल गया अचानक से, सारे ब्राह्मणों को अचानक से पता चल गया कि कुरूप थे, उनके पिताजी मना कर दिए थे। और सुनिए इनकी कहानी। ठीक है, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। और बौद्ध धर्म में अशोक को यूज इसलिए किया क्योंकि बौद्ध धर्म को लगा कि भाई अगर हम अशोक को दिखा देंगे कि बहुत ही खराब राजा थे, और फिर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म तो माना ही था, उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में कबूल किया है, तो हम इनको ये बता पाएंगे कि भाई कितने प्रतापी राजा। हमने चेंज करवा दिया। तो सुन लिया आपने, बड़ा खी हंसी भी आ रही है कि बौद्ध धर्म ने सम्राट अशोक का यूज कर लिया। वाह रे वाह वाह वाह, इतिहासकार। हमारे ऐसे ऐसे महान महान इतिहासकार लोग भारत में बैठे हुए हैं कि पूछना नहीं है। ये उन्हीं पीढ़ियों के वंशज हैं जिन पीढ़ियों को, जो आपको पता ही होगा कि जो टोपरा वर्जन वो सम्राट अशोक का स्तंभ रखा हुआ था, तो विलियमसन जो थे उन्होंने क्या किया कि सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख थे, पिलर इंस्क्रिप्शन था, उसकी पूरी कॉपी तैयार की। और कॉपी तैयार करके उन्होंने क्या किया कि उसको भेजा ब्राह्मणों के पास कि भैया पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे देश की भाषा है, तुम तो कहाँ लाखों लाखों साल से रामायण महाभारत ढो के ला रहे हो, वेद ढो के ला रहे हो, पढ़ो जरा क्या लिखा है। वो बंदे ने पूरा पढ़ डाला सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन। आप पढ़ के उसने एक मोटी बुक, पूरा मोटा बुक एक तैयार किया और तैयार करके भेजा विलियमसन को। अब विलियमसन जो है उस समय कोलकाता के वो थे, गवर्नर हुआ करते थे, तो उन्होंने मतलब हाई पोस्ट पे थे वहां पे। अब उन्होंने कहा कि अच्छा क्या बात है। अब जब तक उसको नहीं पढ़ा गया, नहीं समझा गया 1837 तक, तब तक वो 1775-77 से लेके और तब तक, मतलब कि 1837 तक 38 तक उस चीज को समझा जाता रहा है। उस किताब के आधार पर, ब्राह्मण की उस किताब की, भीम की गदा है और इसमें महाभारत लिखवाया है भीम ने। समझ रहे हैं, ये उन्हीं की वंशज हैं ये मोहतरमा। जैसे उसने जो है सीधे अनुमान लगा लिया बिना पढ़े ही पढ़े कि ये महाभारत ही लिखा हुआ है, भीम की गदा है, उसी तरह से ये मोहतरमा भी यहीं बैठे बैठे अनुमान लगा ली। आई सब लोग इतिहासकार हैं। वो अंग्रेज को पढ़ा दिया कहानी, आइए बैठ के हम भारतीयों को कहानी पढ़ा रही हैं। आइए हमारे द्विवेदी महोदय जी हैं, तो द्विवेदी या शर्मा मिल के देखें हम बहुजनों को कैसा इतिहास पढ़ा रहे हैं। और सुनिए, ब्लैक से व्हाइट हो,
और तो इतना उसको खराब बुद्धिस्ट राजा। प्रोपेगेंडा में तब यूज किया गया। जी, पहले उनको चंडाशोक बोला जाता। तो सुन लिया आपने, इन्होंने कहा कि बुद्धिस्ट प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल किया गया। अभी द्विवेदी ने एक शब्द कहा कि इसको बुद्धिस्ट प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल किया गया, और ये बोल रही हैं कि चंड अशोक कहा गया। अब बहुत हो गया भाई साहब, बहुत हो गया। अब मन कर रहा है कि मैं उठा के आप लोगों को सबूत दिखाना शुरू करूं, लेकिन इन लोगों की कहानी ही इतना अजीबोगरीब है कि एक बार इनकी पूरी कहानी सुन लेते हैं, फिर एक साथ हम सबूत देखेंगे ना। बीच बीच में गड़बड़ होगा, सबूत निकालूंगा, ये करूंगा, गड़बड़ होगा। पहले सुन लेते हैं, फिर मैं सबूत लाइन से उठाता हूँ। नोट करते जाइए ये क्या क्या क्लेम कर रही हैं, क्लेम इनका सुनते जाइए। था और बोला जाता था उन्होंने अपने 99 भाइयों का मर्डर करवा दिया। अरे बाप रे बाप, बताइए 99 भाइयों का मर्डर करा दिया। लो भाई साहब, ये तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि सारे ज्योतिष जो हैं वो बेजान दारू वाला भी फेल हो जाएगा इनके आगे। वैसे तो ज्योतिष फर्जी होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतिहासकार के नाम पे ज्योतिषों के बाबूजी बन गई हैं मोहतरमा। बता रही हैं कि 99 भाइयों का हत्या करवा दिया था। ये ऐसे ऐसे जब प्रोफेसर बनेंगे हमारे यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे 98% प्रोफेसर हैं जनरल वर्ग से, और बहुजन वर्ग को ये घुसने नहीं देते हैं। पूरा 85-90% बहुजन वर्ग को ये घुसने ही नहीं देते हैं। और ये क्या पढ़ा रही हैं कि सम्राट अशोक जो है 99 भाई की हत्या करा दिए थे। खोलता हूँ किताब अभी, सुनिए और जरा सुन लीजिए। उनके पास एक अशोक हेल करके था, जहां पर अगर कोई गलती से गुजर जाए तो उसकी मौत हो जाती थी कि बस तुम आके क्या बात है? मतलब विम्सिकल जो किलिंग है कि बस मारने हाँ। के लिए मारना, प्लेजर के लिए अच्छा जी। क्योंकि कुरूप थे। और अरे! इसी अरे सुना आपने, क्योंकि क्रूप थे, उनके पास एक हेल था, जो जाता था उसी को मार डालते थे। वाह 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 वाह, इतिहासकार महोदय, वाह वाह मोहतरमा जी। सुनिए सुनिए, मजा आएगा, लिए सुनिए। कहा गया, तो उनको चंड अशोक बोला जाता था। अरे सुन लीजिए, इसीलिए उनको चंड अशोक बोला जाता है। ये मोहतरमा जहाँ से पढ़ी है ना, वो किताब खोलूंगा अभी और सबके सामने एक्सपोज करूंगा कि मोहतरमा जी ठीक से तैयारी करके भी नहीं आई है। ठीक है, अच्छी बात है, इतिहास पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक मंच पे इतना बेवकूफाने जैसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, वो भी झूठा झूठा। अरे जहाँ से पढ़ के आई हैं उस किताब में भी ये बात नहीं लिखी है। बोल रही हैं कि चंड अशोक कहा जाता था। आइए अभी बताते हैं कि चंड अशोक कौन था और सम्राट अशोक कौन थे। हेल में कहते हैं कि एक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो चले गए। तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा? भाई, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। तो उन्होंने कुछ दिन उनको टॉर्चर वॉर्चर किया। उसके बाद 7वें दिन उन्होंने एक चमत्कार दिखाने शुरू कर दिया। तो वो तो शौक हो गए। उन्होंने अशोकबल वाले ने कहा भाई देखिए, ये तो चमत्कार कर रहे हैं, ये आवाज यहाँ से बोल रहे हैं, वहां से आ रही है, वहां से बोल रहे हैं, यहाँ से आ रही है, ये लेविटेट कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, कैसे हो रहा है। अच्छा। तो अशोक ये देख के एकदम चकित हो गए और उन्होंने अशोक को बोला कि भाई तुम भी ऐसे बदल सकते हो अगर अच्छा। तुम बौद्ध धर्म का पालन करना शुरू करो। तो उन्होंने पूरे के पूरे फिर हेल को तोड़वा दिया था। ये कहानी है अच्छा। अशोक। और वो जो कलिंग की लड़ाई वाली कहानी, हाँ, इन्होंने कहा कि ये कहानी है अशोकावदान की। और देखिए ये द्विवेदी जी तो तुरंत ही कलिंगा पे चले गए हैं। अरे कलिंगा पे भी आएंगे, कलिंगा पे भी आएंगे, पहले ये कहानी तो खत्म हो। तो इन्होंने अभी रेफरेंस दिया है अशोकावदान, मेरे पास अशोकावदान पड़ी हुई है। अब मैं खोलूंगा अशोकावदान। आइए खोलते हैं अशोकावदान, देखें इनकी कहानी जरा, अच्छे से पढ़ते हैं। ये बहुत गप हाँक ली मोहतरमा ने, आगे भी सुनेंगे, कुछ एविडेंस भी देखते चले ताकि लोगों को सच्चाई भी पता चलती रहे। ये रहा हमारा अशोकावदान। कौन लिखा है भाई साहब, देखें तो किसने लिखा है अशोकावदान। संस्कृत टेक्स्ट है, लीजिए भाई साहब, इन्होंने अशोकावदान को संस्कृत में भी लिख डाला। बड़े गजब लोग हैं। पिछले 700-800 सालों में भारत में संस्कृत पढ़ने वाला एक बहुजन नहीं है, एक बौद्ध नहीं है। सब पाली पाकित पढ़ते हैं। चीन में गया तो चाइनीज में पढ़ते हैं, जापान गया तो जापानीज में पढ़ते हैं, थाईलैंड और अन्य अन्य देशों में गया तो सब अपने अपने देश में पढ़ते हैं। तिब्बत वाले तिब्बती में पढ़ते हैं, म्यांमार वाले अपनी भाषा में पढ़ते हैं, श्रीलंका वाले श्रीलंका अपनी भाषा में पढ़ते हैं। और ये महोदय लोग ने पिछले 700-800 साल में भारत में कोई बहुजन संस्कृत नहीं पढ़ाई, संस्कृत में एक किताब ले आए अशोकावदान। बड़े टैलेंटेड लोग हैं। मतलब अगर बहुजन का इतिहास बनाना हो तो सबसे पहले ब्राह्मण उसमें हाथ मारता है। ये दो मोहतरमा ये तो कुछ नहीं है, तो प्यादे हैं। असल कहानी तो आपको यहाँ से पता चलेगी कि जो किताबें आपको परोस दी गई हैं, जैसे ललित विस्तर संस्कृत में आपको परोस दिया गया। अरे भाई ये बताएं, जब भारत में पिछले 700-800 साल में कोई नहीं था संस्कृत पढ़ने वाला, और जब बुद्ध को ये अवतार मानने वाले, बुद्ध की मूर्तियों के ये देवी देवता बनाने वाले, वे बुद्धिस्टों की किताब लाके आपको परोस दिए संस्कृत में। ये संस्कृत टेक्स्ट है अशोकावदान है। अच्छा, इसमें भी देख लीजिए, ASH नहीं लिखा हुआ है, एस के बाद एच नहीं लिखा हुआ है, तालाब वैसा नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि भाई साहब, जब यहाँ पे अशोक जो है SH नहीं है, तब भी ये हिंदी में ASH लिखवाते हैं।
जो किताब ये संस्कृत में लिख के दिखा रहे हैं इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में लिखा है तो एएस लिखा हुआ है। अभी ये हिंदी में लिखवाएँगे ना तो एसएच वाला तालाब श वाला लिखवा देंगे, अशोक लिखवा देंगे। बताइए, ये इतने बड़े धूर्त खिलाड़ी हैं। इनको बहुजनों के नाम बिगाड़ने में मज़ा आता है। ये आपकी हमारी जो जातियाँ हैं, ये जो गाली देते हैं जातियों को, जिस जाति सूचक जो गालियाँ देते हैं, क्यों देते हैं ये? इनको ना किसी चीज़ का ना बहुजन का किसी भी चीज़ को बिगाड़ने में बड़ा मज़ा आता है। एक्चुअल नाम से लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि संस्कृत टेक्स्ट कंपेयर्ड विथ चाइनीज़ वर्ज़न, यानी कि जो चाइना में पहुँची थी अशोकावदाना, उससे कंपेयर्ड भी किया गया है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, आइए देखें अब। एडिटेड, एनोटेड एंड पार्शियली ट्रांसलेटेड बाय सुजीत कुमार मुखोपाध्याय। लो भाई साहब, ये भी जो हैं मुखोपाध्याय हैं। बड़ी अच्छी बात है। मुखोपाध्याय हैं, ये भी एडिट किए हैं। कोई बात नहीं। आइए हम एक मुखोपाध्याय का ही पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। क्या ये जो मोहतरमा बता रही थी वो बात लिखे भी हैं या नहीं लिखे हैं, या ये कहानी सुना रही थी। तो आ गया जी ये अशोका द इम्परर बिफोर हिज कन्वर्जन। कहाँ गए भैया? हाँ, ये आ गया। ये बता रही थी ना कहानी। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है भाई। ये लिखते हैं, अशोका द सन ऑफ बिंदुसारा हैड जस्ट कम टू द थ्रोन ऑफ पाटलिपुत्रा। द यंग किंग शुन बिकम नोटोरियस फॉर हिज क्रूएलिटी। लो भाई साहब, ये कहानी पूरा आ गया जो बता रही थी कि बड़ा क्रूएल था। ये लिखता है, वन डे ही beheaded his 500 मिनिस्टर, 500 अपने मंत्रियों को मार दिया था। लो भाई साहब, ऑन द अनदर ओकेजन ही बर्न्ड अलाइव हिज 500 क्वींस। बताइए, एक दूसरे पे अपने 500 जो क्वींस थी उनको जला दिया। अरे बाप, बड़ा अच्छा कहानी इन्होंने बुना है। और सुनिए, विथ हिज ओन हैंड whereupon his friends the minister Radhagupta said, sir, it does not look well for an emperor to kill the culprits himself। मतलब उसका जो मंत्री है राधागुप्त, वो कह रहा है राजा से, अशोक से कह रहा है कि अरे राजा साहब, आप खुद क्यों कल्प्रिट्स जो हैं, मतलब कि जो अपराधी हैं, उनको आप खुद ही सजा क्यों दे रहे हैं? आपको शोभा नहीं देता है कि एक राजा जो है, मान लेते हैं कि अपराधी हैं सब, आप खुद से मत दीजिए। हम लोग किस दिन काम आएंगे? हैं? हम सेवकों को भी मौका दीजिए ना। ये कब दीजिए? तब अशोक कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, खोजो किसी को, किसी जल्लाद को खोजो जो सजा दे। अब अपराधियों को तो सजा देना ही पड़ेगा, तो हम ही दे देते थे, अब खोज लो किसी को। तब खोज के लाते हैं, जाते हैं, तब एक व्यक्ति, एक लड़का मिलता है, और वो लड़का भी क्या करता था, वैसे ही बहुत क्रूएल था, किसी को मार देता था, काट देता था। आ रहा था, उसके किसी ने पूछा कि भाई वो जो है, ये देखिए एक आदमी लिख रहे हैं 500 क्वींस। हाँ भाई, कहानी है, मैं बताऊंगा ना कि अभी कहानी चल रही है। वो रेफरेंस दी है ना, तो मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा ना कि किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा है वो कितना सही है कि नहीं है। क्योंकि कहानियां जो होती हैं उसमें बड़ा वो होता है, जैसे फिल्में बनती हैं। क्योंकि ये जो लिखा गया है, ये लोग बता रहे हैं कि 3rd से 5th सेंचुरी के बीच में इस तरह की कहानियां बनाई गई होंगी। अब चूंकि इसको संस्कृत में इन्होंने फिर लिखा है, तो समझ जाइए कितना घालमेल किए होंगे। लेकिन जो मेन फिलॉसफी रहा होगा, उसमें इन्होंने सम्राट अशोक को ऐसा दिखाने की कोशिश। देखें, एक चीज याद रखें, जो दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा करेगा उसको लोग क्रूएल भी कहेंगे, क्योंकि जिन जिन एम्पायर्स को वो अपने में मिलाएगा, तो वहां के लोग प्रतिरोध भी करेंगे। अब प्रतिरोध करेंगे तो कुछ न कुछ हिंसाएं भी होंगी। आज पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो वहां के लोग मरे थे कि नहीं मरे थे? तो वो दोनों देश एक दूसरे को किस नजरिए से देखेंगे? अच्छा, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब भी आप देखें कितने लोग मारे गए थे। तो उसी तरह से जब कोई डिवीजन होता है तब भी लोगों की हत्या होती है, और जब एकीकरण होता है तो भी विरोध लोग करते हैं, और तब भी वो विलेन माने जाते हैं। तो सम्राट अशोक, चूंकि उनका एम्पायर सबसे बड़ा था, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनसे नाराज भी रहते थे। वो उनका ये मानना था कि हाँ, इन्होंने सारे चीज को एक साथ मिला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो कुछ लोग नाराज होंगे ऑफ कोर्स। सम्राट अशोक ने इस चीज को लिखा भी है कि इतने लोग मारे गए थे, और इसी कारण से उन्होंने फिर अगला स्टेप लिया था कि बुद्ध मार्ग को हमें शांति से फैलाना है और बिना लड़ना नहीं है। और ब्राह्मण ने 2 तरह से इनको निगेटिव दिखाया। ध्यान दीजिएगा इस चीज को समझने की जरूरत है। इतिहासकार जो हैं ये किस तरह से धूर्तता करते हैं बहुजन महानायकों के साथ, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। पहले वो कहेगा कि सम्राट अशोक जो है वो तलवार रख दिए, तलवार ही नहीं उठाए तो भारत गुलाम हो गया। धूर्तता देखिए ब्राह्मण की, चित भी मेरी, पट भी मेरी, और सिक्का जो है वो ब्रह्मा जी का। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी के मुंह से पैदा हुए ना वो। तो
अब ये क्या कहेंगे कि सम्राट अशोक ना तलवार रख दी, उनको तलवार नहीं रखना चाहिए था, तलवार रख दी इसलिए देश गुलाम हो गया, सब लोग गुलाम हो गए। बुद्ध ने तलवार रखवा दिया, बुद्ध ने शांति का वो दे दिया इसीलिए देश गुलाम हो। दूसरी तरफ क्या ये प्रचार फैलाएँगे, जब लोग उनको ये दिखाएँगे कि नहीं सम्राट अशोक तो अपने इंस्क्रिप्शन में वो खुलवा रहे हैं, धर्मशालाएँ खुलवा रहे हैं, राहगीरों के लिए पानी पीने की हर जगह प्याऊ खुलवा वो लगवा रहे हैं, जानवरों की चिकित्सा की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि चाहे मैं अपने वाइफ्स के साथ, पत्नियों के साथ सो ही क्यों नहीं रहूँ, तब भी आप मुझे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तब भी आपका रिकॉर्ड होगा, उसी समय होगा। 24/7 आवर मैं आप लोगों के लिए मतलब 24/7 तो उस समय नहीं होता था, मतलब जो भी समय ड्यूरेशन था, पहर था, उसमें आपके लिए अवेलेबल हूँ, ये सारी बातें लिखवा रहे हैं। तो जब आप उनकी अच्छी बातों को बताने लगेंगे, तब वो दूसरा गेम खेलता है, वो ये दिखाएगा कि नहीं, नहीं वो बड़ा क्रूएल था। सम्राट अशोक बड़ा क्रूएल था, इन लोगों को मारा, उन लोगों को मारा। देखिए संस्कृत टेक्स्ट में ये बात लिखी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कहाँ बात आ रही है? संस्कृत टेक्स्ट में, पाली टेक्स्ट नहीं है ये। और सुनिए, तो वो दोनों तरह से गेम खेलता है। जब शांति की बात करेंगे तो क्रूएल दिखाएगा, जब वो आप ये दिखाएँगे कि भाई तुम्हारे महाभारत वालों से तो अच्छा ही था, कम से कम अपने भाइयों से तो नहीं लड़ रहा था, तब ये एक नई कहानी बना के ले आएँगे कि नहीं उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा दी थी। इसकी भी फैक्ट चेकिंग यहीं पे दिखाऊँगा मैं। सारी चीज़ों का भी दिखाऊँगा, देखते जाइए एक करके। पहले ये कहानी बता दूँ कि जहाँ से ये रेफ़रेंस दे रही थी उसका एक्चुअल कहानी क्या था। तो अब वो लड़के को बुलवाता है। वो लड़का जो है उसका नाम रहता है गृहिका। चूँकि वो लोगों को मार देता था तो उसका नाम रखा था चंड, तो उसका नाम चंड था, चंडगृह का नाम था। तो उसको बुलाया, तो बुलाया तब बोला कि देखो भाई अब आज के बाद से जो है मैं अपराधियों को खुद से नहीं मारूँगा, तो ये तुमको रखा जा रहा है। तो कहा कि हमको एक बड़ा अच्छा शानदार महल दीजिए। शानदार महल उसको बनवा दिया। अब वो शानदार महल में रहता था और उसी में जितने भी जो लोग होते थे, जितने अपराधी होते थे, उन्हीं को उसी में भेज दिया जाता था। उसी में जाके वो उनको मारता-वारता था। एक बार क्या हुआ कि जो गुप्त लोग होते हैं, इसमें गुप्त सरनेम बार-बार आया है। गुप्त लोग को दिखाया गया है कि वो बुद्धिस्ट हुआ करते थे। व्यापारी होते थे या सब बुद्धिस्ट होते थे। ये अशोकावदान में मल्टीपल टाइम्स आया है। जो लोग भी नहीं जानते हैं अपना इतिहास, उनको ये बात समझना चाहिए कि इसमें इस चीज़ को बार-बार मेंशन किया गया है। तो अब एक मर्चेंट इसी तरह से था, व्यापारी था, वो समुद्र में ही था, समुद्र में ही उसका एक बच्चा जन्म लिया था। वो 12 साल तक उसी में रहा, उसका नाम ही समुद्र पड़ गया क्योंकि वो हमेशा ही जहाज पे ही रहता था। तो एक दिन जो समुद्री लुटेरे थे सब मार काट दिए सबको। अब वो जो 12 साल का बच्चा था उसको जो बौद्ध मॉन्क्स थे वो अपने मठ में ले गए, वहीं पे उसको बचाएँ और उसको सिखाए पढ़ाएँ। एक दिन क्या हुआ, बच्चा घूमने के लिए निकला क्योंकि हमेशा समुद्र में रहता था। तो वो गया तो उसको वही महल दिख गया जिसमें ई चंड रहता था, चंडगृह का रहता था। तो गया तो वो बोला कि अच्छा, वो समझता था कि यहाँ पे जो आएगा वो अपराधी ही आएगा। उसको इस तरह से फ़ेमस किया गया था उस जगह को कि यहाँ पे सिर्फ़ अपराधी को ही, जो आ जाएगा इसके भीतर जो घुसेगा उसको सज़ा मिलेगी, ये सज़ा घर है, पनिशमेंट घर है। तो ये चला गया, तो वो समझा कि अच्छा ये तो इसको सज़ा देनी है, शायद राजा ने भेजा होगा या जिसने भी भेजा होगा, इसको सज़ा देनी है। तो बोला उससे, तो कहा कि नहीं-नहीं आप एक काम कीजिए, मुझे 1 महीना समय दीजिए। कहा कि नहीं-नहीं तुमको 1 हफ्ता समय देता हूँ, 1 हफ्ता बाद तुमको सज़ा दूँगा मैं। कहा कि ठीक है, 1 हफ्ता रहा। 1 हफ्ते बाद जब वो देखा कि भई वो तरह-तरह की चीज़ें उसको बताने लगा तो उसका दिमाग फिर गया कि अरे यार ये तो गज़ब हो गया, अब मैं कैसे इसको मार पाऊँगा ये वो। अब वो बुलाया उसको, सम्राट अशोक को। तो जो अशोक था वो जब इसके पास आता है, वो भी देख के उसको नतमस्तक हो गया। उस बच्चा जो था वो बौद्ध भिक्षु बन चुका था अब, गुप्त था वो, तो बौद्ध भिक्षु, तो वो नतमस्तक हो गया। जब नतमस्तक हो गया तो उसने उसे कहा कि देखो 100 साल बाद व्यक्ति जन्म लेगा, वो सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध होगा। वो तरह-तरह की बातें बता के और वहाँ से गायब हो गया। मतलब ये एक नाटकीय घटना इसमें दर्ज की गई है। समझ रहे हैं? ये मोहतरमा क्या बता रही थी कि उसी का नाम चंड अशोक था, सम्राट अशोक का नाम, और फिर उसको धर्माशोक में बना दिया गया। यहाँ पे ये कहानी है कि अब क्या हुआ कि उसने कहा कि भैया ये बंद करो, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको बंद करो, हटाओ। यहाँ पे तो अच्छे लोग, निर्दोष लोग को भी तुम सज़ा दे देते हो। तो वो बोला कि नहीं-नहीं हमारा जो नियम था कि जो आएगा उसको हम मारेंगे, यहाँ पे सज़ा देंगे। तो कहा कि सम्राट अशोक जो है वो कहा कि अच्छा मान लो कि हम यहाँ आए हैं, तो तुम हमको भी सज़ा दोगे? तो कहा कि रूल इज़ रूल, ये तो रूल है कि जो आएगा, आपने कहा था, हमने तो हमें तो यही डील हुई थी कि जो पनिशमेंट वाला है वही यहाँ पे आएगा, जो आएगा तो उसको सज़ा देनी पड़ेगी। तो कहा अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारे और मेरे, हम 2 लोग हैं यहाँ पे, हम दोनों में से पहले यहाँ पे कौन था? तो कह रहा है कि मैं, तो कह रहा है कि इसका मतलब कि पहले तुमको सज़ा मिलेगी, वहीं पे उसका गर्दन टंगवा दिया।
तो इस तरह से ये कहानी दिखाई गई है, यहाँ पे सिर्फ़ ये कहानी है दोस्तों, इसका हिस्ट्री से नहीं मतलब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए ये जो मुखोपाध्याय जो हैं, वो खुद भी ये बात को कहा है। इसमें आप ये देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज इंटरेस्टिंग एपिसोड फ्रॉम द ये पम सुप्रदा वदाना, इफ एनी वन बी टेम्पल टू सर्च फॉर हिस्ट्री इन दिस ही विल बी मिसलीड। कह रहा है यहाँ पे कि अगर जो भी व्यक्ति इसको पढ़ के इतिहास खोजेगा वो मिसलीड हो जाएगा। पर वो मोहतरमा जो है इसी का रेफरेंस देके एक बार भी ये बात नहीं कही कि उसमें ये बात जो जितने भी जो रिसर्च हुई है, जो लोग हैं, जिसने इसको एडिट किया है, जिसने ट्रांसलेट किया है, वो भी इस बात कह रहा है कि ये हिस्टोरिकल पर्पस के लिए नहीं है। हिस्ट्री पर्पस से देखोगे तो आप मिसलीड हो जाओगे। इसीलिए मैंने कहा था कि सब नफरती एजेंडा चला रहे हैं कि भाई जब आप जिस किताब से रेफरेंस दे रहे हैं, जिस व्यक्ति ने उसको कंपाइल किया है, तो पूरी भी बात उसको सुनिए ना, वो क्या कह रहा है। ये लिख रहा है कि इंटरेस्टिंग एपिसोड फ्रॉम द, ये नाम दिया है कि जिसमें ये मेंशन है, कह रहा है कि इफ एनीवन बी टेम्पल्ड टू सर्च फॉर हिस्ट्री इन दिस ही विल बी मिसलीड। ये लिख रहा है कि मिसलीड हो जाओगे अगर इसको इतिहास समझोगे तो।